कॉमन कॉस्ट अकाउंटिंग। और कॉस्ट अकाउंटिंग में आज हम सिंगल आउटपुट कॉस्टिंग में एक अलग वेराइटी पर बात करते हैं। एंड कम टू द इलस्ट्रेशन नंबर 20 इन माय बुक। प्रताप लिमिटेड हैज़ रिसीव्ड एन ऑर्डर। और बड़ा टेक्निकल सवाल है, समझने के लिए एक एक शब्द को पढ़िए, समझिए, आपसे प्रश्न किया जाएगा। देखते हैं कितना समझ में प्रश्न आया आपके। मिल गया। उदाहरण नंबर 20, प्रताप लिमिटेड ने 3 प्रकार की कास्टिंग, पेज नंबर 8.37। नहीं मिल रहा आपको? मिल गया। एग्जाम्पल नंबर 20। आप टॉपिक गलत देख रहे हैं भैया, किस टॉपिक में ढूंढ रहे हैं आप? कहाँ मिलेगा? ये चल रहा टॉपिक तो ही। आपके 19वां है। मिल गया? ओके। और बड़ा तरीके से समझिएगा प्रश्न को। दिखने में बिल्कुल छोटा सा सिंपल सा सवाल लग रहा है, पर ऐसा है नहीं। जैसे पहले ले रहे हैं 20वां, फिर से 19वां छूट गया, उसे भी लेंगे। चले। प्रताप लिमिटेड हैड रिसीव्ड एन ऑर्डर। प्रताप लिमिटेड ने एक आदेश प्राप्त किया है, उसे प्राप्त हुआ है। फॉर द सप्लाई ऑफ 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ कास्टिंग्स। 3 प्रकार की वस्तुओं को सप्लाई करने का आदेश मिला है उसे। और वो ये कह रहा है वेइंग रेस्पेक्टिव, जिनका वज़न होगा 36, 90 एंड 54 टन, 36, 90, 54 टन। ओके। 10% ऑफ द रॉ मटेरियल्स सप्लाई। 10% of the raw materials used is wasted in manufacturing and sold as scrap for 25% of its cost। और जब हम वस्तु का उत्पादन कर रहे हैं, निर्माण कर रहे हैं, तो जितना रॉ मटेरियल लगा रहे हैं उसका 10% वेस्ट हो जाता है। ठीक है। और जो वेस्ट होता है उसको हम बाज़ार में बेच देते हैं, और बेचने पर जो उसकी कीमत थी रॉ मटेरियल की, उसका 25% ही मिल पाता है। 100 रुपये का माल 25 रुपये में बेचना पड़ जाता है, स्क्रैप होने के बाद, अवशिष्ट होने के बाद। ओके। फिर ये कहता है द कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल इज़ ₹500 पर टन। रॉ मटेरियल की कॉस्ट है वो 500 रुपये प्रति टन है। 500 पर टन है, और 500 का 25% करें, 25, 5, 125 रुपये। तो स्क्रैप को बेचा जाता है 125 रुपये पर टन के हिसाब से। कितना स्क्रैप निकलेगा आपको देखना है ये। कम ऑन। द वेजेस फॉर 3 टाइप्स ऑफ कास्टिंग अमाउंट टू ₹12,000, 31,500 एंड 16,500। ये वेजेस है तीनों तरह के काम की। फिर ये कहता है द कॉस्ट ऑफ द मोल्ड्स फॉर 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ कास्टिंग्स। जो ये माल आएगा उसको मोल्ड करने की, पिघलाने की लागत जो है वो 1200, 1000 और 900 रुपये है, तीनों की अलग अलग। फैक्ट्री ओवरहेड्स आर चार्ज एट 30% ऑफ वेजेस। जो कारखाना ऊपरी व्यय है वो मजदूरी टू 30% ऑफ वेजेस एंड सेलिंग। तो मजदूरी और विक्रय का 30% होगी। नो सॉरी, मजदूरी का 30% और सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड होगा वो 20% होगा कारखाना लागत का। ध्यान रखना, वो मजदूरी का 30% है, कारखाना ऊपरी व्यय, और जो ऑफिस ऊपरी व्यय है वो कारखाना लागत का 20% होगा। ये ध्यान रखें। इट इज़ डिज़ायर्ड
टू अर्न ए प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य का 25% लाभ आपको प्राप्त करना है। असर्टेन द प्राइसेस टू बी कोटेड फॉर द सप्लाई ऑफ 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ कास्टिंग्स ऑन द बेसिस ऑफ द अबव। अब आपको टेंडर भर के भेजना और ये बताना है कि कितनी कॉस्ट इसमें लगाई जाए तीनों की। ये है प्रश्न। फिर भी आप पढ़ लें और हिंदी में पढ़ लें, कुछ पूछना हो तो पूछ लें अभी कि ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है, फिर प्रश्न मुझे आपसे करना है। हाँ जी, कोई प्रश्न करना है आपको तो पहले बता दीजिएगा। सर एक क्वेश्चन। हाँ जी सर इसमें आउटपुट का रेट तो इसमें नहीं बताया क्वेश्चन में। क्या दे रहा आप? जैसे 36 टन और इनपुट का 40, 100 और 60 दे रखा, कैसे निकाला? 36, 90, 54 दे रखा है। आउटपुट है ना? हाँ, इनपुट भी मतलब शो हो रहा है इसमें। आप उसको मत देखिएगा। अब तो इसके आधार पे ये बताइए, प्रश्न में कोई बात उसमें क्या दे रखा उसे बाद में लेंगे, पहले इसमें कोई जो आपको प्रश्न करना वो कहिए। इसकी जो शुरू की 2-3 लाइन है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। प्रताप लिमिटेड ने 3 प्रकार की कास्टिंग्स ढली हुई वस्तु की को कहते हैं कि आपूर्ति हेतु एक आदेश प्राप्त किया, जिसके अनुसार क्रमशः 36 टन, 90 टन तथा 54 टन माल की आपूर्ति करनी है। तो माल की आपूर्ति जो करनी है वो ये है, ये आउटपुट होगा। इतना माल सप्लाई करना है, कुल मिलाकर के बात ये है। ठीक है, मतलब माल बनने के बाद सप्लाई किसका करेंगे? जो बनने के बाद होगा वो, बनने से पहले नहीं, वो तो रॉ मटेरियल है। तो बनने के बाद जो वस्तु प्राप्त होगी उसको सप्लाई करना है, उसकी आपूर्ति करनी है। और आपूर्ति कह रहा है 36 टन माल सप्लाई करना, 90 टन करना और 54 टन करना है। ठीक होगी, ये तो है आपूर्ति। अब उसने ये भी कहा है कि प्रयुक्त, सेकंड लाइन, प्रयुक्त की जाने वाली सामग्री की मात्रा का 10% निर्माण प्रक्रिया में क्षय हो जाता है, जिसे फिर बाद में बेच दिया जाता है 25% कम पर। वो चलो बात की बात है। अब हर्ष, आपके प्रश्न का उत्तर यहाँ है, जो आप प्रश्न वहाँ देख के कर रहे थे उसका उत्तर यहाँ है। अब इसमें आप ये देखें कि ये क्या कहना चाहता है। मैंने कहा ना, 3 लाइनें ही बड़ी इम्पोर्टेंट है पूरे प्रश्न में, यही समझना है।
कि ना जैसे 36 में इतनी यूज़ होती है, 90 में इतनी और 54 में इतनी, इस वेजेस से दे सकते हैं सर। और द कॉस्ट ऑफ मोल्ड, मोल्डिंग, ये तो कॉस्ट ऑफ मोल्डिंग है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल नहीं है ये। हाँ मोल्डिंग, मोल्ड पिघलाना, पिघला करके उसको एक शेप दिया जाता है, दैट इज़ मोल्डिंग। पहले 3-4 लाइनें ही इम्पोर्टेंट है बस, बाकी कुछ नहीं इस प्रश्न में, और गलती वहीं होगी। देखिए अब समझिएगा, वो कहता है कि हमें माल सप्लाई करना है 36 टन, 90 टन और 54 टन सप्लाई करना। इसका मतलब बनने के बाद सप्लाई तब होगी। अब हर्ष सुनो, अब वो ये कहता है कि जो हम रॉ मटेरियल काम में लेते हैं वो 10% वेस्ट हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि यदि 100 टन मटेरियल हमने लिया तो 10 टन तो वेस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, तो बाकी का बचा कितना, 90 टन बचा, अर्थात उत्पादन होगा ये। बात समझ रहे हैं, ये उत्पादन होगा। तो 90 टन यदि उत्पादन होगा तो माल चाहिए रॉ मटेरियल 100 टन, और यदि 36 टन उत्पादन करना है तो माल चाहिए ये 40 टन। वो आया, ये है इसमें 40 टन माल चाहिए, 40 टन रॉ मटेरियल चाहिए, 36% प्रोडक्शन करने के लिए। 36 टन माल सप्लाई करने के लिए रॉ मटेरियल चाहिए 40 टन। उसका 10% वेस्ट होता है, तो 40 का 10% 4 टन निकाल दो, ये 36 टन वापस आ गया। ये है इस प्रश्न में ट्विस्ट, बाकी और कोई बात नहीं, और गलती यही होगी बिगिनिंग में। मैं आपको बार बार याद दिलाता हूँ, ऐसे प्रश्नों पे बड़े सावधान सचेत रहें। दिखने को बहुत छोटे होते हैं, सरल होते हैं, सिंपल लगते हैं, पर होते नहीं। इनकी भाषा आपको बड़ा परेशान कर सकती है। सर आपने 90 से डिवाइड किया, पढ़ें, यहाँ पे 90 से डिवाइड क्यों किया? 90 से डिवाइड कहाँ, ये नो नॉट इट इज़ डिवाइड। जैसे यदि समीकरण के आधार पर चलेंगे हम, तो इसने कहा है कि 10% माल वेस्ट होता है। सपोज़ 100 हमने रॉ मटेरियल लिया तो उसका 10% वेस्ट होता है, तो बचेगा वही आउटपुट कहलाएगा। देयर इज़ आउटपुट ऑफ 90 टन्स। इफ़ द आउटपुट इज़ 90 टन देन रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड 100 टन। If it is 1 ton then it is 100 by 90, and if it is 36 ton तो how much it is? इसलिए सर, ऑलराइट, समझ में आई आपके बात हर्ष? अब आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया आपको, इसलिए 40 टन लिखा गया है, इस तरह से आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि इनपुट जो माल लगेगा वो कितना टन होगा, ये होगा 36/90 × 100 बराबर 40 टन। ये रहेगा 90 टन, 90/90 × 100, ये 100 टन चाहिए माल, और ये रहेगा 54/90 × 100, ये होगा 60 टन। ये हमारे रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट रहेगी। इतना रॉ मटेरियल चाहिए आपको सप्लाई करने के लिए इन चीज़ों को। 36 टन माल सप्लाई करेंगे, रॉ मटेरियल चाहिए 40 टन। 90 टन सप्लाई करने के लिए चाहिए रॉ मटेरियल चाहिए 100 टन्स, एंड लाइक दैट टू सप्लाई 54 टन्स यू आर रिक्वायर्ड रॉ मटेरियल ऑफ 60 टन्स। ये रॉ मटेरियल हो गया। चलें अब, आइए रॉ मटेरियल
एट द रेट ऑफ 500 पर टन। तो पहले का हो जाएगा 500 इंटू 36, सॉरी 40, बोलिए 20,000। चेक करना भाई। दूसरे का होगा 500 इंटू 100, 50,000। कैलकुलेशन चेक कर लेना प्लीज़। तीसरे का होगा 500 इंटू 60 टन, 30,000। ये इस तरह से रॉ मटेरियल की कीमत मालूम हो। दस % वेस्ट होता है तो उसे बेच रहा है, देखिएगा, लेस वेस्टेज। 10%। तो पहला होगा एट द रेट ऑफ 25% इंटू 500, 500 का 25%, 125, 125 रुपये प्रति टन के हिसाब से बेचा जा रहा। तो पहले में, फर्स्ट में 40 टन माल लगाया, 36 टन सप्लाई किया, तो 4 टन वेस्ट हो गया, उसको 125 रुपये के हिसाब से बेच रहा है। सेकंड, 90 टन, 100 टन रॉ मटेरियल लगाया, 10% वेस्ट हो रहा 10 टन, तो आपूर्ति हो रही है, उत्पादन हो रहा 90 टन, तो वेस्ट हो रहा है 10 टन, अगेन 125 रुपये की रेट से। थर्ड, 60 टन रॉ मटेरियल, उसमें से 4 टन 54 उत्पादन हुआ है, तो 6 टन वेस्ट हो गया है, और इसको बेच रहा है 125 रुपये पर टन की दर से। पहले में 500, दूसरे में 1250, तीसरे में 750। चेक करें, ये 500, 1250 लेस कर दें, और ये है 750। ये सेल्स कर रहा है वेस्टेज को। अब रॉ मटेरियल कितना बच गया देखिएगा, 20,005 में से 500 घटाए तो 19,500। 48,750 और 29,250। सर इसको सेल करेंगे जब स्क्रैप को सर, तो अपन फैक्ट्री के उसमें कर देंगे कि अपन आगे नहीं जाएंगे इस स्क्रैप की सेल? नहीं, ये रॉ मटेरियल का कर रहा है, स्क्रैप वहाँ फैक्ट्री का नहीं हो रहा, रॉ मटेरियल का हो रहा है वहाँ पर। हाँ, इधर ही लेस हो, पर वहाँ पर भी करना कोई दिक्कत नहीं। सर बोल देते हैं अगर वहाँ पर करना होता तो, हैं? क्वेश्चन में बोल दिया जाता ना अगर। हाँ, यदि ओके तब तो वहाँ करना पड़ेगा। बिल्कुल सही, हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। कुछ भी नहीं कहे तो कहीं भी कर सकते हैं आपकी इच्छा पर। ओके, चलें क्या? लेबर
श्रम, वो ये कहता है समग्र श्रम लागत तीनों प्रकार के कास्टिंग्स पर क्रमशः 12,000, 31,500 और 16,500 रुपये है। तो ये लीजिएगा, श्रम की लागत 12,000, 31,500 और फिर उसके बाद 16,500। तीनों विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को ढालने हेतु सांचों की लागत क्रमशः कॉस्ट ऑफ मोल्ड, जो सांचे होते इसमें कि माल को निकाला जाता है, जैसे खिलौने बना रहा तो पहले आकार बना लेगा उसका, उसमें उसको मिट्टी वगैरह जो को डालना भर जाएगा तो खिलौना बनकर निकल जाएगा, उसी को मोल्डिंग कहते हैं। तो ये आ रही है अलग अलग, आइएगा कॉस्ट ऑफ मोल्डिंग मैं इधर ले रहा हूँ, आप आगे कंटिन्यू करें। आपको बता दिया है कि ये सारा का सारा जो है प्राइम कॉस्ट का हिस्सा होता है, ध्यान रहे। मोल्डिंग भी, मोल्डिंग तीनों का, पहले का 1200, दूसरे का 1,000 और तीसरे का है 900 रुपये। आइए यहाँ तक का टोटल कर लें, यही प्राइम कॉस्ट होगी। मूल लागत, हाँ जी बोलिएगा। फर्स्ट का टोटल मेरे फिगर अलग अलग हो गए, 19, 10, 31, 32,700 चेक करना, 32,700 आ रहा है मेरे कैलकुलेशन में पहले का प्राइम कॉस्ट, ठीक है। ओके 700 का 250, 81, 250, थर्ड 29, 9, 6, 15, 2, 3, 4, 45, 750, 46, 650 प्राइम कॉस्ट आ गई, दोनों तीनों की, आई मीन। उसके बाद क्या कहता है, कारखाना ऊपरी व्यय प्रत्यक्ष श्रम का 30%, ये प्राइम कॉस्ट आ गई। अब वर्क्स ओवरहेड, आपको बताया गया है बार बार, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को कॉस्टिंग में ओवरहेड कहते हैं। तो फैक्ट्री के इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हो गए ये, और वो है मजदूरी का 30%, 30% ऑफ लेबर या मजदूरी। आइएगा, पहले का ले रहे हैं, लेबर है 12,000 इंटू 30%, 3,600 चेक करें। दूसरे का 31,500 इंटू 30%, 9,450। थर्ड 16,500 का 30%, 4,950 चेक करें। तीनों ठीक है। अब फाइनल कॉलम में लिख लें, 3,600, 9,450 और 4,950। टोटल करें, इसको कहेंगे वर्क्स कॉस्ट, कारखाना लागत। ये टोटल आ रहा मेरा वर्क्स कॉस्ट का, चेक कर लें।
ठीक है, यू नो, ओके। ये वर्क्स कॉस्ट आ गई आपके। अब आगे क्या कहता है उसके बाद देखिएगा, तथा विक्रय वितरण एवं प्रशासन ऊपरी व्यय सारे, ऑफिस के भी और विक्रय के भी, ध्यान रहे दोनों को एक साथ मिक्स कर रहा है ये, प्लीज़ रिमेंबर। फिर पढ़ रहा हूँ उस लाइन को, कारखाना ऊपरी व्यय प्रत्यक्ष श्रम का 30% तथा विक्रय वितरण एवं प्रशासन, ऑफिस को कहते हैं प्रशासन, ऊपरी व्यय मतलब ऑफिस को और सेलिंग को दोनों को जोड़ करके वो बता रहा है, वो कारखाना लागत का 20%, ये कारखाना लागत है, इसे ही कारखाना लागत कहेंगे। अर्थात शब्दों को पकड़िए, ये कहलाता कारखाना ऊपरी व्यय और ये कहलाती कारखाना लागत, इसे कहते हैं कारखाना ऊपरी व्यय। दोनों में अंतर है, ये नहीं कि आप इसका 30% 20% ले लें, कारखाना लागत का 20%, 20% कहा 20% लेना है, ये दोनों में अंतर है, ध्यान रहे। आइएगा, ऑफिस एंड सेलिंग ओवरहेड दोनों हैं, और वो है कारखाना लागत का 20%, 20% ऑफ वर्क्स कॉस्ट। आइए पहला ले रहे हैं, फर्स्ट 36,300 का 20%, 7,260, ओके। सेकंड 90,700 का 20%, 18,140, गुड। थर्ड 51,600 का 20%, 10th 320, ये तीनों की विक्रय एवं प्रशासनिक ऊपरी व्यय आ गया। अब इसको फाइनल कॉलम में लिख लें, 7,360, 260 सॉरी, 18,140 और 10,320। ये आ जाएगी, टोटल करेंगे इसकी तो कुल लागत 560, 43560, दिस विल बी द टोटल कॉस्ट, क्योंकि इसके बाद अब कोई लागत नहीं रही, सारी ले ली इसने, विक्रय वाली भी लागत यहीं ले ली। 27,840 किसका? सेकंड का से 27 नहीं आ सकता, पढ़ें 108840, 1,08,840, 61,920 थर्ड की। मैं आगे की खुशी इस तरफ ले रहा हूँ, आप आगे अपने कंटिन्यू करें, अपने जैसे करते आए हैं वैसे ही। ओके, हो गया आपको सबका? अब ज़रा देखिएगा वो क्या कहता है कि विक्रय मूल्यों पर, ध्यान से, छोटी सी लाइन है पर परेशान करने के लिए पर्याप्त है। विक्रय मूल्यों पर 25% लाभ अर्जित करना है, लाभ लेना है
25% किसका? सेल्स का। एंड सेल्स इज नोवेयर, सेल्स है कहाँ? ये दिक्कत आती है। अब देखिए इसका तरीका क्या होता है। सेल्स नहीं है तो विक्रय मूल्य के रेट को हम लागत पर परिवर्तित कर सकते हैं। कैसे? ध्यान दीजिएगा। मान लीजिएगा ये सेलिंग प्राइस 100 रुपीज़, माना क्या कहता है 25% विक्रय मूल्य का, तो ये लेस प्रॉफिट 25 घटाएंगे तो आ जाएगी कॉस्ट। कॉस्ट आ गई, ये कॉस्ट। इट मीन्स यदि कॉस्ट प्राइस 75 है तो सेलिंग प्राइस है 100। ये यदि ये 1 है तो 100/75, और यदि ये 100 रुपीज़ है तो कितनी होगी? बोलो, कैलकुलेट करो। नॉट पॉसिबल। 133.3 ये है इसकी कोई। तो इट इज़ टू बी कन्वर्टेड इनटू 75 कॉस्ट प्राइस। वेट गलती हो रही है, ये तो सेल से रही है। 75 कॉस्ट है, देखिए, तो 100 रुपये यदि विक्रय मूल्य है तो लागत मूल्य होगी 75। यदि 1 रुपया होगा तो 75/100, और यदि विक्रय मूल्य 100 होगा तो कितना? गलत हो रहा। 75 प्रॉफिट है 75, तो सर 25 रुपये प्रॉफिट होगा। 25 रुपये प्रॉफिट है ना, तो 25/75, 25/75 इंटू 100, 25 3 75। 100 में 3 का डिवीज़न करना कितना था? 100/3 आ गया ना? यस, इस तरह से। तो प्रॉफिट आया हाँ। 100 यदि कॉस्ट 75 है, ये रही कॉस्ट, तो प्रॉफिट है 25 रुपीज़। यदि 1 रुपया है तो 25/75, और यदि 100 रुपीज़ है तो कितना होगा प्रॉफिट? 25 3 75 और 33.33% ऑन कॉस्ट प्राइस। तो रेट ऑफ प्रॉफिट विल बी 33.33% ऑन कॉस्ट प्राइस। इसे ध्यान रखिएगा कि वो पूछ क्या रहा है, लागत पर पूछ रहा है प्रॉफिट, या विक्रय मूल्य पर पूछ रहा है। और विक्रय मूल्य नहीं हो तो उसको लागत में परिवर्तित करना पड़ता है। वो सेल पर पूछ रहा है। हाँ जी, सेल पर पूछ रहा है। हाँ, सेल ही नहीं ना हमारे पास। अपन निकालेंगे सेल तो अब आएगी लागत प्रॉफिट जोड़ने के बाद। अभी सेल कहाँ है? ये नहीं लागत। लागत तो हमारे पास है पर सेल्स नहीं है। सेल्स तो अब जब प्रॉफिट जोड़ेंगे तो आएगी सेल्स, और प्रॉफिट हमें ज्ञात करना, लागत से कर लेंगे। लागत से करना पड़ेगा। और उसके लिए विक्रय मूल्य के रेट को लागत मूल्य पर परिवर्तित करना पड़ेगा। ये परिवर्तन है, ये है कन्वर्जन ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम सेल्स प्राइस टू कॉस्ट प्राइस। विक्रय मूल्य की दर को लागत मूल्य पर परिवर्तित करना। लाभ की विक्रय मूल्य दर को लागत मूल्य में परिवर्तित करना, ये कहलाएगा। लाभ की दर विक्रय मूल्य से लागत मूल्य पर परिवर्तित करना, लागत मूल्य में परिवर्तित करना,
क्योंकि लागत तो हमारे पास है, विक्रय मूल्य नहीं है, इसलिए चेंज करना पड़ रहा है। अब आइएगा, ये 33 1/3% ऑफ कॉस्ट प्राइस, ये तीनों का लागत के बाद नीचे कंटिन्यू करेंगे आप, मेरी जगह नहीं, मैं यहाँ लिख रहा हूँ। एड प्रॉफिट एट द रेट ऑफ 33.33% ऑन कॉस्ट, लागत का 33.33% पहले का ले रहा हूँ। 100 पर 33.33 है, तो ये कितना था? 43,560 पर कितना होगा बोलिए? इस तरह से ये बता रहा है प्रॉफिट 14,520 बता रहा है इसका पहले का। आप चेक करो। आठ सौ 518, हाँ, तो अप्रोक्सीमेट उतना दशमलव की वो 0.33 की जगह 0.34 कर दे तो हो जाता, कोई बात नहीं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो 14,518 लिख दूँ मैं? ओके, उतना ही लिख दीजिए जितना आपका आ रहा, आपको उससे उत्तर से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। दूसरा, $1,08,840 सेकंड का 36,276। इसमें 280 आ रहा है। थर्ड में 280 आ रहा, सेकंड इसमें बुक में बता रहा हूँ। हाँ, वो तो थोड़ा बहुत अंतर आएगा, अभी बताते थे उसका तरीका भी। हाँ, थर्ड का 20637 20,637। अब इसका टोटल कर लें और यहाँ लिखें सेल्स। $43,560 प्लस 14,518, $58,078 आ रहा है इन माई कैलकुलेशन। चेकअप प्लीज। सेकंड, $1,45,116, ठीक है, सेकंड का। थर्ड, $82,557, है जी 82,357। नहीं भाई, चेक करो। 82,557। हाँ, अब तो ठीक है।
लो देखो कैलकुलेटर का आपको बताता हूँ तरीका। ये दशमलव के 1-2 रुपये का अंतर आता है, उस वजह से आता। यदि हम 100 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आता 33.333, इस तरह से आता है। इसको हम ये लिख सकते हैं 33 होल नंबर 1/3, ठीक है, अर्थात सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 100/3। यदि 100 रुपये है तो प्रॉफिट है 100/3। यदि 1 होगा तो ये अपॉन 100। और यदि कॉस्ट कितनी थी आपके 43,560, ये 43,560 है तो कितना होगा, ये 2 जीरो कैसे, 43,560 में 3 का भाग दो, 43 में 3 का भाग है जी, आगे 14,520, ये इससे 2-1 रुपये का अंतर है, उससे मत घबराइए, तो होगा। डेसिमल की वजह से कैलकुलेटर पर चेंज आ जाता है, तो इसलिए ऐसा हो भी जाए तो 2-3 रुपये के लिए परेशानी मत कीजिएगा, वो हो जाएगा, स्वाभाविक है वो। इसलिए देखिए ये कारण आपके सामने आ रहा। चलें एक और बात कर लें, एक प्रश्न के, क्यों है मूड, माइंड अलाउ कर रहा है। इससे पहले वाला क्वेश्चन, फैंसी टॉयज। ये देखिए छोटे छोटे प्रश्न, परंतु परेशानी पैदा करने के लिए पर्याप्त हैं। परेशानियां होंगी इसमें। पढ़ लीजिए प्रश्न को, देखिए क्या क्या कह रहा है ये, इसमें कहाँ प्रॉब्लम आपको लग रही है, मिटा दो क्या? ये क्या कहता देखिएगा, द फैंसी टॉयज कंपनी आर मैन्युफैक्चरर्स ऑफ 2 टाइप्स ऑफ टॉयज A and B. The manufacturing cost for the year ended 31st March 2013 were direct material rupees 2 lakh, direct wages rupees 1,12,000, प्रोडक्शन ओवरहेड इज़ रुपीज़ 48,000। कारखाना ऊपरी वे इतना बता रहा। आगे क्या कहता, ध्यान से, वर्ष के प्रारंभ व अंत में किसी प्रकार का WIP वर्क इन प्रोग्रेस, जो अधूरा माल होता है वो वर्क इन प्रोग्रेस कहलाता, नहीं था, कोई स्टॉक नहीं था, ना तो ओपनिंग ना क्लोजिंग। ओके, अतः ये ज्ञात किया गया कि फर्स्ट पॉइंट, ए प्रकार के खिलौनों में प्रत्यक्ष सामग्री की लागत बी प्रकार के खिलौने में प्रत्यक्ष सामग्री की लागत से दुगनी है। सेकंड पॉइंट, बी प्रकार के खिलौने का प्रत्यक्ष श्रम ए प्रकार के खिलौने का 60% था। थर्ड, उत्पादन ऊपरी व्यय ए तथा ब प्रत्येक प्रकार के खिलौने के लिए 30 पैसे प्रति खिलौना थे। प्रशासनिक ऊपरी व्यय प्रत्येक किस्म के खिलौने के लिए प्रत्यक्ष श्रम के 200% था। विक्रय व्यय ऊपरी व्यय प्रत्येक किस्म के खिलौने के लिए 25 पैसे प्रति खिलौना थे। वर्ष के दौरान उत्पादन था ए 40,000 खिलौने, जिसमें से 36,000 बेचे गए, और बी में 1,20,000 खिलौने थे, जिसमें से 1 लाख बेचे गए। विक्रय मूल्य ए प्रकार के खिलौने का 7 रुपये प्रति खिलौना है और बी का है
5 रुपये प्रति खिलौने। प्रत्येक प्रकार के खिलौने के लिए खिलौना उत्पादन लागत तथा प्रत्येक प्रकार के खिलौने पर हुए लाभ को दर्शाते हुए प्रत्यक्ष लागत पत्र तैयार कीजिए। और देखिए ये डिफरेंट एग्जाम्स में आ चुका है। अब देखिए छोटा सा सवाल है, 2-3 फिगर हैं, केवल 3 फिगर हैं, मटेरियल, वेजेस और प्रोडक्शन ओवरहेड, कुछ नहीं। अब यहाँ पर कठिनाई क्या लग रही है आपको, पहले तो ये बताएं, आपको कहाँ क्या महसूस हो रहा है? 200% मतलब दुगना, जस्ट डबल। ऊपरी में प्रत्येक कीमत मतलब एक खिलौने की कीमत का 200%। हाँ तो सर 7 रुपये पर खिलौना है, तो 7 रुपये का 7 रुपये का कहाँ कह रहा हो? वो कहता 200% किसका है? प्रत्यक्ष श्रम का, लेबर का दुगना। विकोता विक्रय मूल्य 7 रुपये, उसका दुगना कहाँ कर दोगे भाई? विक्रय मूल्य का दुगना नहीं है, लेबर का दुगना। अब लेबर कितनी है वो आपको निकालनी है। लेबर दे रखी, ऊपर चेक करो। वेजेस को कहते हैं लेबर। 1,12,000 तो है, हाँ नहीं, गलत हो जाएगा। ये तो टोटल है। अब ए की लेबर कितनी और बी की लेबर कितनी है निकालो ना, अलग अलग 2 तरह के खिलौने हैं, ये तो दिक्कत है इसमें। मटेरियल आपको अलग अलग लेना है, ए का अलग, बी का अलग, लेबर दोनों की अलग अलग लेनी है, प्रोडक्शन ओवरहेड अलग अलग करना है, और यही इस प्रश्न की आत्मा है। 60% जो वेजेस है वो बी की है। 60% वेजेस जो है वो बी की है। बी की 60% होगी यदि लेबर की, सॉरी ए की 100 है तो ए 100 सपोज, देन बी विल बी 60। मतलब उसकी पर एग्जैक्ट क्या है? एक की कॉस्ट मतलब 100 रुपये, तो उसकी 60 रुपये ही आएगी। हाँ बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सही। ये और मटेरियल डबल है उसका, जितना 100 रुपये तो उसका 200 रुपये होगा। हाँ बिल्कुल ठीक है। और क्या दिक्कत है? देखिएगा इसमें कठिनाई ये थोड़ी बहुत जो आपने बताई वो तो है ही, उसके अलावा ये टॉयज़ हैं ए और बी। और ज़रा गौर कीजिएगा कि उसने टोटल रॉ मटेरियल बताया 2 लाख का, ठीक है। और ज़रा प्रश्न को शुरू से पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि मटेरियल ए के लिए उसने फर्स्ट पॉइंट में कह रहा है कि ए के खिलौने में प्रत्यक्ष सामग्री की लागत बी प्रकार के खिलौने से में प्रत्यक्ष सामग्री की लागत से दुगनी होगी। इसका मतलब यदि बी में 1 रुपया हो रहा तो यहाँ 2 रुपये होगा, ये मतलब। इसका मीनिंग क्या हुआ? मटेरियल ज़्यादा कहाँ लगेगा? नहीं नहीं, बी में लगेगा। मान लीजिए ए बी नाम नहीं है तो किस खिलौने है जी प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, वो तो टोटल में होगा। यदि एक खिलौना है, एक खिलौना हम बना रहे हैं, यहाँ पे लग रहा है 1 रुपये और यहाँ पे लग रहा है ये 5 रुपये, ये दुगना 2 रुपये, तो क्यों लग रहा है? क्योंकि वो उसकी लागत का दोगुना है। नहीं, लागत का नहीं, लागत तो बता रखी टोटली 2 लाख रुपये है, क्योंकि प्रोडक्ट का साइज बड़ा है। तो भाई तभी तो लगेगा मटेरियल ज़्यादा। आप टेबल बनाओगे इस साइज़ की से बड़ी बनाओगे तो मटेरियल ज़्यादा लगेगा। बात समझ आ रही? इट मीन्स द साइज ऑफ द टॉय ए इज जस्ट डबल द साइज ऑफ बी, तभी तो रॉ मटेरियल इतना लग रहा है। बात समझ आ रही? एक बात। दूसरा कारण
कि ज़रा नीचे देखिएगा तो खिलौने बनने की संख्या भी बता रखी है आपको, और उसने कहा है ए 40,000 खिलौने बन रहे हैं और बी में बन रहे हैं 1,20,000 खिलौने। अब आकार है तभी तो उनकी संख्या कम हो रही है। बात समझ में आ रही है? एक टाइप के खिलौने का साइज़ बी से कंपेरेटिवली बड़ा है, दुगना है, इसलिए मटेरियल भी ज़्यादा लग रहा है और नंबर ऑफ आउटपुट भी ए में कम है, बी में ज़्यादा है, क्योंकि बी का साइज़ छोटा है। तो सर ए का साइज छोटा है तो सर ए का साइज़ छोटा नहीं, ए का बड़ा है। ए का बड़ा है तो सर उसका दुगना बोला गया तो 40,000, तो सर 1,20,000 कैसे जा सकता है? 80,000 जाना चाहिए। हैं? 80,000 जाना चाहिए, 40 मैं तो अमाउंट की बात ही नहीं कर रहा हूँ अभी, तो मैं क्या कर रहा हूँ अमाउंट की बात? बी का साइज छोटा है, मैं तो साइज़ की बात कर रहा हूँ। से कम हो रही है। हाँ, इसलिए अभी मैं अमाउंट की बात ही नहीं कर रहा हूँ, अभी तो मैं साइज़ और इसका नंबर ऑफ आउटपुट कितना, केवल इसकी चर्चा कर रहा हूँ। इसका मतलब ये हुआ कि ए टाइप के खिलौने साइज़ में बड़े हैं बी टाइप के खिलौने से, इसलिए उसमें मटेरियल भी ज़्यादा लग रहा है और उसके उत्पादन की संख्या है वो कम है बी से, क्योंकि बी में छोटे खिलौने तो ज़्यादा बन रहे हैं संख्या में, वो बड़े खिलौने संख्या में कम बन रहे हैं। ये मेरा मतलब। इस पूरे प्रश्न की ये कहानी पहले समझ लें तो फिर आपको सॉल्यूशन समझने में सुविधा होगी। आगे इस बात समझ में, ये इसका मूल। ओके, अब आइएगा, देखिए वर्किंग नोट लीजिएगा पहले केवल, फिर बाद में स्टेटमेंट तो आप आसानी से बना लेंगे। मटेरियल, मटेरियल कुल दे रखा इसने 2 लाख रुपए का। अब आपको ये डिसाइड करना है इसमें से ए का मटेरियल कितना है और बी का मटेरियल कितना है। ठीक है, ओके। बी में बी बराबर 1, तो ए इसका दुगना है, मटेरियल में ये दुगना लग रहा है। बात समझ में आ रही है? ए में मटेरियल बी से दुगना लग रहा है, तो माना कि बी में मटेरियल 1 है तो ए में उसका दुगना 2 हो गया। ठीक है, परंतु नंबर वो आउटपुट भी डिफरेंट है दोनों में। ए में उत्पादन हो रहा है, चेक करें कितने खिलौनों का, 1,20,000, और गलत लिखा, गलत लिखने में, बी में हो रहा है 1,20,000 और ए में हो रहा है उत्पादन 40,000। भाई उतना उत्पादन होगा उतना ही मटेरियल लगेगा जितना उत्पादन होगा, तो इसमें इतना उत्पादन हो रहा। अब ज़रा चेक करें, इसका हो रहा है 1,20,000, अनुपात ए में 40,000, ये प्रोपोर्शन बन गया, अनुपात निकल गया आपका, जिसको अनुपात कहते हैं, ये हो गया। अर्थात इसे सिंप्लीफाई करें तो 4 जीरो हटा दें तो A1 और 3 अनुपात 1। ठीक है, ये अनुपात हो गया। ओ वेट, गलती हो रही, 40 दूना 80 है ये, ओह सॉरी, ये बी है और ये ए है। अब चेक कीजिए, 4 जीरो ये हटाइएगा, 4 2 8 और 4 3 12, 3 अनुपात 2 में रॉ मटेरियल को बांटा जाए। अब 2 लाख को ए का, 2 लाख इंटू 2/5 ए का, बी 2 लाख इंटू 3/5, 5 4 2 80,000 तो रॉ मटेरियल ए में जाएगा और 1,20,000 का रॉ मटेरियल बी में जाएगा। ये हो गया, और टोटल चेक कर लें, 2 लाख का मटेरियल हो गया। ये अनुपात इस तरह से निकला।
ये मटेरियल का डिवीज़न होगा, ए का मटेरियल लगेगा 80,000 रुपये का, बी का 1,20,000 का, टोटल मटेरियल 2 लाख रुपये आ गया। हो गए, चलें आगे। कम। अब देखिएगा श्रम के बारे में क्या कह रहा है। ये एक पॉइंट हमारा क्लियर हो गया मटेरियल का। सेकंड पॉइंट, बे प्रकार के खिलौने का प्रत्यक्ष श्रम ए प्रकार के खिलौने का 60% है। ये लेबर या यहाँ पर यदि ए के 100 रुपये हैं तो बी के 60 रुपीज़ हैं। ए एंड बी, ए 100 है तो बी है 60। यही मतलब हुआ। फिर से पढ़ लें, देख लें। ए प्रकार के खिलौने में प्रत्यक्ष श्रम, बी प्रकार के खिलौने में खिलौने का प्रत्यक्ष श्रम ए के खिलौने का 60% है, तो ए का 60% बी में है। यही मतलब हो गया। तो इसका मतलब ए 100 है तो 60 हो गया। क्लियर होगी बात। अब यहाँ पर क्योंकि उत्पादन की संख्या भी अलग अलग है, ज़रा चेक कर लें। तो फिर गुणा करें। ए में उत्पादन हो रहा है 40,000 का, इंटू बी में उत्पादन हो रहा है 1,20,000 का, गुणा करें 4 2 6, इतना आ रहा है। देख लो भाई, 6 0 होनी चाहिए ना। 4 लाख 40, और बी का 72 2 3 लाख। तीन 2 5 2 3 5 0, ये हटा दी इसकी, ये 3 4 5 ये हटा दी इसकी। अभी होने क्या 40:72, 8 5 40, 8 9 72, 5:9। चेक करें। ए का 5/9, सॉरी 5 और 9 14, 5/14 इंटू इसका है वेजेस 1,12,000 दे रखी है। बोलो भाई, वेजेस दे रखी ना 1,12,000 दोनों की। प्रश्न में देखो 40,000 वही ठीक है क्या? देखो अच्छा, हाँ ठीक है, 40,000 सही हो सकती है। ये 40,000 ए का। बी 9/14 इंटू 1,12,000, 72,000 आ रहा है क्या? चेक कर लो। ये बी की 72,000 वेजेस। टोटल चेक कर लें, 1,12,000 आ रहा वापस। ये लेबर होगी अलग अलग दोनों की, ए की अलग बी की अलग। ठीक है, चलें आगे। नेक्स्ट क्या कहता है उसके बाद? ये उतार लिया तो मैं मिटा रहा हूँ इसको भाई, मटेरियल को। श्रम हो गया थर्ड पॉइंट।
उत्पादन ऊपरी व्यय प्रोडक्शन ओवरहेड जो ऊपर दे रखा 48,000 रुपये, चेक कर लें। उत्पादन ऊपरी व्यय ए तथा बे प्रत्येक प्रकार के खिलौने के लिए 30 पैसे प्रति खिलौना था। तो उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। आपके खिलौने की संख्या दे रहे कि ए के 40,000, बी के 1,20,000। ओके, तो ये प्रोडक्शन ओवरहेड। एट द रेट ऑफ 30 पैसा पर टॉय। 30 पैसे हैं, रुपए नहीं है प्लीज़। 30 पैसे या लिखें 0.3 रुपीज़, 0.3 रुपीज़ पर टॉय। तो ए का 0.3 रुपीज़ हो जाएगा ना, 30 पैसे का मतलब ही वही। इसके खिलौने बन रहे हैं ए के 40,000 इंटू 0.30, 3 चौक 12, कितना रहा? 12,000 आ रहा है। चेक करो, कैलकुलेटर पे चेक कर लो। 12,000 ठीक है। ओके, बी का 1,20,000 खिलौने बन रहे हैं इंटू 0.30, 5×3 36,000 और टोटल चेक कर लें, वही 48,000 आ गए जो दे रखा है आपके। इस तरह से ओके। आइए नेक्स्ट क्या कहता है। प्रशासनिक ऊपरी व्यय प्रत्येक किस्म के खिलौने के लिए प्रत्यक्ष श्रम के 2% थे। ये रही लेबर। हाँ जी, 200%, 200 नहीं 200 दुगना। इसका मतलब लेबर होगी ए में 40 की दुगनी 80,000 रुपये, ये लो। और बी में होगी 72,000 की दुगनी, 2 2 4 और 2 7 14, 1,44,000 रुपये। ये होगी कौन से ऊपरी व्यय हैं? ये प्रशासनिक ऑफिस ओवरहेड, ये आ गया। ये इसकी दुगनी। श्रम की 200% मतलब दुगना। ये 2 से गुणा कर दिया सीधा। हो गया। अब एक और बात है इसमें अंतिम, और थोड़ा सा सावधानी आपसे बात करते हैं, देखा कितना समझें आप, क्योंकि मेन जो बातें थी वो तो हो गई इसकी। विक्रय व्यय ऊपरी व्यय प्रत्येक किस्म के खिलौने के लिए 25 पैसे प्रति खिलौना थे। आप बताएं कितना होगा? ए का कितना, बी का कितना? अब पढ़ो कितना है उसमें, लिखो, देखो ना भैया, निगाह डालिए क्वेश्चन पर। 25 पैसे रेट दे रखी है, ए की बोलिए। यही गलती होगी जो आपने की है। हाँ? सर, हाँ? 36,000 होगा, क्योंकि जितने बेचे हैं वो सर, यस। प्रोडक्शन ओवरहेड निकाला था ना अपन ने। हाँ, उसके वैल्यू से भी होगा। नहीं, आपको नीचे दे रखा है कि 40,000 खिलौने बनाए गए, उसमें से 36,000 बेचे हैं, 4,000 क्लोजिंग स्टॉक निकल गया, तो सेलिंग ओवरहेड 36,000 रुपये होगा। 36,000 को 0.25 से गुणा करो, 9,000 रुपये।
ये गलती करेगा कैंडिडेट सेलिंग जल्द। एक्सपेंसेस को सेल करने के बाद ही होगा ना। हैं सेलिंग एक्सपेंसेस को सेल करने के बाद ही सेल करने के बाद नहीं, सेल पर ही होगा, सेल पर ही होगा। तो सेल कितना किया? 36,000 सेल हो रहा है। आप 40,000 पे मत करना। जनरली कैंडिडेट यही गलती करता है। बस ये हो गया। अब स्टेटमेंट में आप बनाना, सारी बातें मैंने कर दी, बना लेंगे। अब तो स्टेटमेंट को दिक्कत नहीं है, आपको सीधा सिंपल स्टेटमेंट बनाना है। देखते कैसे बनाते हैं।